Okay, so hello students, welcome to this lecture. So in the last lecture, we have discussed about the basics of the transistor, their different configuration modes, common base, common emitter, common collector, their input and output characteristics. And then in the last, we have discussed about the use case of the transistor, which is transistor as an amplifier. So that lecture was a basic lecture on the transistor. From the exam point of view, if you see, so questions based on the transistor biasing and also on the feedback amplifiers can be asked. Okay. So in this lecture we will discuss about the basics of the transistor biasing. उसी discussion को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, कुछ important points वहां से देखेंगे and then we will move toward the feedback amplifier जहां से पीछे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट एग्जाम्स में और होपफुली आगे भी पूछे जाएं क्योंकि वो उसका एक एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल है और दैट इज यूज्ड इन द डिवाइसेस, सो वो इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए शुरू करते हैं. द डिस्कशन इज ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड फीडबैक एम्पलीफायर्स. ओके, सो लेट मी शेयर नोट्स विद यू एज वेल. ओके, तो यहाँ पे देखो काफी छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और वो डायरेक्टली एज इट इज एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है. तो अभी तक जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आई अज्यूम दैट कि आपको बेसिक्स ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कि उसका क्या सिग्निफिकेंस था, क्यों उसको हम ज्यादा यूज करते हैं और कैसे वो एम्पलीफाई कर रहा था, ये इंफॉर्मेशन आपको है. ठीक है, तो चलिए. Yeah. Now, let's write down some important points about these configurations. Okay, so first of all about the phase difference. phase difference का मतलब क्या है कि जो इनपुट सिग्नल है और जो आउटपुट हमें मिल रहा है, क्या वो दोनों सेम फेज में हैं या वो एक दूसरे के अपोजिट फेज में हैं. तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाइज हम कैसे देखेंगे. ठीक है, तो देखो फॉर एवरी एम्पलीफायर, चाहे वो कॉमन इमीटर हो, कॉमन बेस हो और कॉमन कलेक्टर हो, द इनपुट एंड आउटपुट करंट आर इन फेज. इनपुट एंड आउटपुट करंट आर इन फेज. तो करंट की अगर बात हो तो चाहे कोई भी एम्पलीफायर हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, दे आर इन फेज. तो इनपुट एंड आउटपुट करंट का फेज जो है वो सेम होता है, दे वेरी साइमल्टेनियसली. ओके, इन कॉमन इमीटर सर्किट, दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन कॉमन इमीटर सर्किट, जो कि हमने सबसे ज्यादा यूज करना है इन प्रिंसिपल. इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कॉमन इमीटर सर्किट में इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज जो है, नॉट करंट, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर हैविंग 180 डिग्री फेज डिफरेंस. ओके, पॉइंट याद रहेगा. फॉर कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर हमने देखा, फॉर कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस आर इन फेज. तो बात समझ में आ गई. करंट तीनों में क्या रहेगा, सेम इन फेज, लेकिन वोल्टेज कॉमन इमीटर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रखती है एंड कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में नहीं होता. ये चीजें हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो हमें ध्यान में रखना है कि हमें डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं. मैथमेटिकली हमें कोई भी किरचॉफ इक्वेशन सोल्व करके उसको नहीं शो करना है. ठीक है, सो नाउ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का यूज कहां पे है. करंट गेन है, वोल्टेज गेन है और पावर गेन है. तीनों में ही कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज ए सिग्निफिकेंट डिवाइस. हाउएवर फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर, voltage gain and power gain are there but no current gain, that is less than 1. तो current gain इसमें अचीव नहीं हो पाता है, that is less than 1. okay, for the common collector amplifier current gain and power gain, however no voltage gain. तो आप इस पॉइंट की जो 4, 5 और 6 पॉइंट है, इसको एक टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हो. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है कि कौन सा एम्पलीफायर
ज्यादा ऑप्टिमाइज है, ज्यादा यूजफुल है फॉर वोल्टेज गेन, पावर गेन, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो आप एक टेबल बना सकते हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन एक तरफ लिखिए, एक तरफ एम्पलीफायर लिखिए। तो कॉमन इमीटर में तीनों यूजफुल है, कॉमन बेस में करंट गेन इज लेस देन 1 एंड कॉमन कलेक्टर में नो वोल्टेज गेन। तो आपको वो वहां से ध्यान रहेगा, यहाँ पे एक टेबल आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। नाउ आवर टारगेट इज टू अचीव द एम्पलीफिकेशन अल्टीमेटली, राइट। जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हमने डिस्कशन किया था, उसी को हमने आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमने अल्टीमेटली एज एन एम्पलीफायर ही देखना है ट्रांजिस्टर को इन दिस टॉपिक। ओके, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर ए फेथफुल एम्पलीफिकेशन। अब ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन है क्या, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा व्हाट इज फेथफुल एम्पलीफिकेशन। सो राइट डाउन, फेथफुल एम्पलीफिकेशन का अपोजिट है अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। कि एम्पलीफिकेशन तो हो, जब हम सिग्नल को इनपुट में दे रहे हैं तो आउटपुट में एम्पलीफिकेशन हो, एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज करे, लेकिन जो सिग्नल है उसकी शेप जो है दैट शुड नॉट चेंज, ठीक है। दैट इज नोन एज द फेथफुल एम्पलीफिकेशन। कि जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है, ड्यूरिंग द एम्पलीफिकेशन एम्पलीट्यूड मस्ट इनहांस ऑफ द आउटपुट बट द शेप ऑफ द सिग्नल शुड रिमेन सेम, दैट इज द फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ये हम चाहते हैं। अगर हमारा आउटपुट सिग्नल की शेप बदल गई, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, सो दैट इज नॉट ए गुड थिंग फॉर द एम्पलीफायर। हम चाहते हैं कि सेम सिग्नल शुड बी इनहांस्ड इन द आउटपुट, सो दैट इज नोन एज फेथफुल एम्पलीफिकेशन। अब फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो। फर्स्ट इज जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट से ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कलेक्टर करंट हमें जीरो चाहिए, नो। इसका मतलब है कि ये वो कलेक्टर करंट है जब कोई भी एसी सिग्नल अप्लाइड नहीं है, सिर्फ जो बैटरी वीबीबी है उस बैटरी से जो डीसी आईसी फ्लो कर रहा है दैट शुड बी देयर। तो वो एक प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट वहां पे होना चाहिए जो कि बैटरी से है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि अगर हम बैटरी नहीं लगाते हैं, वीबीबी बैटरी नहीं लगाते, वीसीसी बैटरी नहीं लगाते, तो वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि सिग्नल जब नेगेटिव पोलैरिटी पे जा रहा था, उस सिचुएशन में जो इनपुट जंक्शन था वो फॉरवर्ड बाइस रहना चाहिए हमेशा एम्पलीफायर के फंक्शन के लिए, लेकिन वो रिवर्स बाइस हो जा रहा था। इसीलिए हमें एक मिनिमम डीसी वोल्टेज वहां पे हमने अप्लाई करके रखी, सो दैट कि जब नेगेटिव पोलैरिटी में भी जाए तो भी ट्रांजिस्टर का जो फंक्शन है दैट शुड रिमेन देयर। तो वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस ही रहना चाहिए। इनपुट जंक्शन शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस होना चाहिए। तो इसीलिए हमने वहां पे देखा था कि जो सिग्नल नहीं अप्लाई होने पर भी जो कलेक्टर करंट है वो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए। प्रॉपर बेस इमीटर वोल्टेज वीबीई एट एनी इंस्टेंट, बेस इमीटर वोल्टेज हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। कारण वही है कि आपका जो बेस इमीटर जंक्शन है दैट शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस। तो ये उससे नीचे नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज ट्रांजिस्टर का फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा। एंड प्रॉपर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, तो ये ट्रांजिस्टर बाइसिंग ही हुई अल्टीमेटली कि जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है वीसीई दैट शुड ऑल्सो बी मेंटेन्ड फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए हमें ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मस्ट बी देयर, प्रॉपर बेस इमीटर वोल्टेज दैट इज वीबीई दैट शुड बी मेंटेन्ड, और वीसीई जो कि आउटपुट जंक्शन पे, आउटपुट सर्किट में वीसीई में मेंटेन रहनी चाहिए ताकि वो हमेशा फॉरवर्ड बायस रहे, वो रिवर्स बायस रहे। उसके बाद जब सिग्नल आएगा तो पॉजिटिव साइकिल विल बी इनहांस्ड एंड नेगेटिव साइकिल विल आल्सो बी इनहांस्ड एंड द एम्पलीफिकेशन कैन बी अचीव्ड। तो इसको कहते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन। बात समझ में आ गई? ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ स्टेबलाइजेशन। So for faithful amplification, the operating point किसको कहा है? Zero signal IC and VCE. Zero signal IC, that is the in principle DC ICE, and VCE collector emitter voltage. So IC and VCE they should remain fixed. Operating point should remain fixed. क्योंकि by varying the transistor conditions or by varying the temperature, these may change. तो हम चाहते हैं कि ऐसा सर्किट बनाएं, स्टेबलाइजेशन ऐसी रहे कि हमारे जो आईसी और वीसीई हैं
they should remain fixed. Okay. The process of making operating point independent of temperature changes or variation in the transistor parameters is known as stabilization. तो stabilization क्या हुआ कि ऑपरेटिंग पॉइंट को हमने टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट बनाना है कि टेम्परेचर में अगर वेरिएशन आए तो हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट या हम कहें कि आईसी और वीसीई इनकी वैल्यू चेंज ना हो, और सिमिलरली कोई ट्रांजिस्टर के पैरामीटर भी अगर शिफ्ट होते हैं तो भी ये इंडिपेंडेंट टू दैट रहे। इसके लिए हमें अब सिंपल बाइसिंग नहीं चलेगी। उससे क्या होगा कि उससे इनके वेरी होने का खतरा बना रहेगा। तो अब हम ऐसे मोड्स देखेंगे, ऐसे ट्रांजिस्टर बाइसिंग देखेंगे, डिफरेंट मेथड जिनके बदौलत ये जो स्टेबलाइजेशन है ये अचीव की जा सकती है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कि बाइसिंग के साथ अब हम इंटरप्ले कर रहे हैं सो दैट स्टेबलाइजेशन कंडीशन कैन बी अचीव्ड। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? अब देखो स्टेबिलिटी फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेबिलिटी फैक्टर लिख लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट आईसी विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर लीकेज करंट आईसीओ। ये लीकेज करंट तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट आईसी विच इज द जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट इन फैक्ट with respect to the collector leakage current at constant beta and IB is known as stability factor. So beta is the transistor dependent parameter here and IB is the base current. तो stability factor ultimately कि कौन सा बाइसिंग, कौन सा मेथड ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू द अदर, तो वी डिफाइन ए स्टेबिलिटी फैक्टर विच इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द आईसीओ और आईसीबीओ, राइट? सो एंड IB इज नोन एज द स्टेबिलिटी फैक्टर। तो देखो लोअर द वैल्यू ऑफ द स्टेबिलिटी फैक्टर उतना ही बेटर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिली कि लोअर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर बेटर इट इज। जितना स्टेबिलिटी फैक्टर कम होगा, आइडियल तो हो नहीं सकता है, आइडियल तो हो नहीं पाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि S जितना कम होगा उतना ही बेटर है कि ICO जो कि अल्टीमेटली बैकएंड पे हम कहें कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो लीकेज जो करंट है वो जो वेरी करता है, तो ओवरऑल IC शुड वेरी इन लेस प्रोपोर्शन। अल्टीमेटली दिस इज द थिंग। अगर उसके थोड़ा सा चेंज होने से IC बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो इट मींस देयर इज प्रॉब्लम इन द स्टेबलाइजेशन। तो इसलिए हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर अगर 1 रहे सो दैट इज गुड, लेकिन ऐसा नहीं कि IC थोड़ा चेंज हुआ और मतलब ICO थोड़ा चेंज हुआ और IC इज चेंज बाई ह्यूज अमाउंट, तो वो प्रॉब्लम हो गई। तो स्टेबिलिटी फैक्टर हम चाहते जितना कम रहेगा उतना बेटर है। तो आइडियल सिचुएशन इज S इक्वल टू 1। आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल केस S इक्वल टू 1। तो हम ऐसे ट्रांजिस्टर बाइसिंग देखना चाहते हैं जब हम S इक्वल टू 1 के आसपास क्या कहीं पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। ये हमारा टारगेट है इन द ट्रांजिस्टर बाइसिंग। बात क्लियर है? तो आइडियल वैल्यू S इक्वल टू 1 हो गई है। छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर की आइडियल वैल्यू 0 होती है कि इनफाइनाइट होती है कि लार्ज होती है कि 1 होती है। तो S इज इक्वल टू 1 इज द केस। ओके, आगे बढ़े। अब देखो ट्रांजिस्टर बाइसिंग्स को सोल्व हम नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें हर ट्रांजिस्टर बाइसिंग को सर्किट बना के और उसका इनपुट एंड आउटपुट लूप में हमें देखना चाहिए कि VCE क्या है, IC क्या है, कैसे डिपेंड कर रहा है, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, और फिर हम स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ बाइसिंग क्या है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और उनका स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है जो कि डायरेक्ट हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो ट्रांजिस्टर बाइसिंग जो अब करेंगे उनमें कॉमन सप्लाई देंगे। अभी ऐसा नहीं है, एक कंप्लीट VCC ऊपर देंगे जो इनपुट आउटपुट पे जाएगी। देखते हैं, ठीक है, चलिए। तो देखो क्या क्या है ट्रांजिस्टर बाइसिंग में। पहला मेथड है बेस रजिस्टर मेथड, सेकंड इज इमीटर बायस मेथड, थर्ड इज बाइसिंग विद कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर, एंड द फोर्थ इज वोल्टेज डिवाइडर बाइस। फोर्थ इज voltage divider bias. In fact, voltage divider bias is the most important and commonly used method for the amplifications in the transistor biasing. Okay, तो ये सबसे important है, ये भी देखेंगे क्यों है, but these are the basic transistor biasing जो कि important है। Based upon these biasing method, there are certain other biasing as well, but they are not important from our point of view. Okay, तो base resistor method, emitter bias method, biasing with collector feedback resistor and the voltage divider bias। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स भी बनाया हुआ है टू शो इट्स इंपॉर्टेंस, दैट इज द मोस्ट
वाइडली यूज्ड। ओके, चलिए, सो बेस रजिस्टर मेथड पे चलते हैं। देखो, बेस रजिस्टर मेथड का सर्किट हमने ड्रॉ किया है। एक कॉमन सप्लाई है वीसीसी, इसी से आउटपुट में दिया हुआ है, इसी से इनपुट पे आया हुआ है, ठीक है। एंड देयर इज ए रजिस्टर आरबी, तो यहां से जो करंट आ रहा है दैट इज आईबी, बेस करंट। और यहां ये आरसी है, दैट इज द कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी, एंड कलेक्टर करंट आईसी इज फ्लोइंग दिस वे, एंड दिस इज द आउटपुट अक्रॉस VCE, दिस इज द VBE, बेस इमीटर वोल्टेज। तो ये जो सर्किट है दिस इज द बेस रजिस्टर मेथड, बेस रजिस्टर सर्किट। सोल्व नहीं करेंगे इसका इनपुट आउटपुट लूप, बट द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द स्टेबिलिटी फैक्टर which comes is S equal to beta plus 1, ये इंपॉर्टेंट है, S is equal to beta plus 1। तो यू कैन सी कि बीटा की वैल्यू तो लार्ज होती है, तो बीटा की वैल्यू लार्ज है, तो फॉर एग्जांपल इफ बीटा इज 100, सो इट मींस S इज नियरली 101, और रफली हम मान के चलते हैं S इज 100। सो in a with a small fluctuation of ICO there is large change in IC, स्टेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। देखो S इज सिंपली अगर हम समझें दैट वाज IC बाई ICO, अगर एक प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, S की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ICO के थोड़े चेंज होने से भी IC जो है वो काफी फास्टली ड्रास्टिकली चेंज होगा, राइट। तो इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो अच्छा नहीं है। बेस रजिस्टर मेथड का स्टेबिलिटी फैक्टर इज नॉट एज मच एज गुड जो कि हम चाहते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं S इक्वल टू 1 के पास, लेकिन ये तो डायरेक्टली बीटा पे डिपेंड कर गया है कि बीटा की वैल्यू तो ज्यादा होती है, तो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, राइट। चलिए आगे देखो, दूसरा इमीटर बायस सर्किट। तो यहां पे one battery is here that is VCE, another battery is here that is VCC, or in fact VCE and VCE are nearly comparable to each other in this case। और एक सर्किट लगा है that is RB here, RE is here, new resistor RE is added in the emitter, and RC that is the collector resistance, so this will be the direction of currents। now see, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो we will see कि IC become, that is the collector current become independent of beta and VBE। तो बीटा पे इंडिपेंडेंट कर गया है, VBE पे इंडिपेंडेंट कर गया है, एंड अल्टीमेटली इसी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एज वेल, जो कि हम चाहते थे, राइट। सो इट कैन प्रोवाइड ए स्टेबल क्यू पॉइंट इफ प्रोपरली डिजाइंड। यहां से हमें एक स्टेबल क्यू पॉइंट अचीव हो सकता है इन द इमीटर बायस सर्किट। ओके, द नेक्स्ट इज कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर बायस। कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर बायस, तो जैसा नाम है कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर, सो फीडबैक काइंड ऑफ फीडबैक इज टेकन फ्रॉम द कलेक्टर हेयर। तो यहाँ यू सी ये प्लस VCC आपकी पावर सप्लाई कॉमन हो गई, यहां से जो करंट चला दैट इज इनफैक्ट द टोटल करंट IC प्लस IB हेयर। सो देयर इज ए रेजिस्टेंस RC, यहाँ पे जो करंट आया है नाउ दैट इज डिवाइडेड इनटू IB फॉर दिस ब्रांच एंड IC फॉर दिस ब्रांच। यहाँ पे लिखो IC। So VCB, that is the collector base voltage, here determines IC। Now you can see कि इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर है that comes less than beta plus 1। तो ये बेस जो सबसे पहले वाला था, बेस रजिस्टर मेथड था, उससे बेटर तो हुआ, लेकिन उतना बेटर अभी नहीं हुआ है जितना हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी आइडियल सिचुएशन है S इक्वल टू 1 की तरफ जाने की। तो इसका जो S है स्टेबिलिटी फैक्टर है दैट इज लेस देन बीटा प्लस 1, ठीक है। सो इट इज बेटर देन द बेस इमीटर। ओके, द नेक्स्ट इज दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डिफरेंट सर्किट्स। तो वोल्टेज डिवाइडर क्यों कहा गया है कि वोल्टेज इज डिवाइडेड बिटवीन दिस R1 एंड R2 सर्किट। ओके, सो यहां से कॉमन VCC है, एक R1 एक R2। तो जो voltage is applied to the input of this transistor is ultimately the voltage across this R2, that is the V2।
So voltage is divided between the combination of R1 and R2. That is why its name is voltage divider by circuit. और ये सिंपली मैंने कैलकुलेट करके रखा है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. बट अगर हम देखते हैं तो यू सी कि इफ V2 which is the voltage across this R2 which is given by VCC R1 plus R2 into R2. So this is how we can calculate V2, and this V2 is greater than VBE. So in this case you see कि जो VBE that is the emitter base emitter voltage जो है that is always be maintained, and that is the forward bias situation for the input junction. So V2 is greater than VBE. और VCE भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट इज VCC minus IC RC plus RE, that is after the solving of the circuit. Now the important point comes here, the stability factor. Ideally it is equal to 1. For ideal situation of this circuit as well, stability factor comes around 1. But for the practical uses, there are always some losses associated with the circuitry. The practical value of this stability factor is nearly 10. But that is again far better than the previous biasing models that we have discussed. Okay, तो stability factor इसका ideally तो 1 है, but अगर practical purposes की बात करें तो it is nearly 10. Okay, and it is the maximum stability providing circuit. Okay, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड में स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. वैल्यूज आए तो ये है. और वोल्टेज डिवाइडर कहा क्यों जाता है? बिकॉज वोल्टेज इज डिवाइडेड इन द इनपुट सर्किट थ्रू द टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2. ओके, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ट्रांजिस्टर हैज ए वाइड कैटेगरी, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर एम्पलीफायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. और जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो कहीं से भी एक क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो इन द डिटेल ऑफ एवरी एम्पलीफायर सर्किट्स, एवरी टाइप ऑफ एम्पलीफायर, एंड ऑल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उसको छोड़ दें कि ये नहीं पढ़ना है. सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि इस लेक्चर में हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हर एक ट्रांजिस्टर के बारे में, हर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, वो हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन रहे ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चन कर पाए. ठीक है, अदरवाइज यू सी देयर आर लार्ज टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ द एम्पलीफायर्स एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू. और आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है कि ट्रांजिस्टर्स एज एन एम्पलीफायर, बस इतना लिखा है. अब वो एम्पलीफायर में क्या पूछ ले, यू कैन नेवर थिंक ऑफ, और ऑल्सो यू कैन नेवर ब्लेम कि ये पूछ लिया गया हमसे. सो इन दिस लेक्चर आई ट्राइड कि आपको एम्पलीफायर्स की जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको पूरी मिले. सो ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है. जो भी बताया जा रहा है वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड और डायरेक्टली टू द पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. ओके, नाउ एक्चुअल द आइडियल situation of the amplifier circuit, अभी तक हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे थे, but this is how it looks like the circuit of the single stage transistor amplifier. सिंगल स्टेज का मतलब क्या है कि एक बार हमें इनपुट हमने दी और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें डिजायर्ड आउटपुट है वो पहले स्टेज में ही मिल गई, एक बार एम्पलीफाई हो गई. आगे हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स क्या होते हैं. तो उसमें क्या होता है कि एक स्टेज से सर्किट सिग्नल आया, उसको पहले एम्पलीफाई किया, वो जो एम्पलीफाइड फॉर्म है दैट इज फेड टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर, फिर नेक्स्ट. सो दैट इज नोन एज मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर. तो दिस इज अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर. तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर में आपका एक ट्रांजिस्टर यूज होता है. ठीक है, वन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड. So when only one transistor with associated circuitry is used to amplify a weak signal, that is known as single stage transistor amplifier. तो ये उसका सर्किट होता है. आप एक बार बना सकते हो क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्किट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है. क्वेश्चन देखो कितने हैं पूछने को. क्वेश्चन पूछने को ये है कि इस कैपेसिटर का क्या काम है, इस कैपेसिटर का क्या काम है, इस कैपेसिटर का क्या काम है. इवन ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है कि जो CE कैपेसिटर है उसका क्या काम होता है. ठीक है,
तो हो सकता है अभी हिसाब से सी इन पूछ ले या सी पूछ ले कभी, राइट। तो सी इन का मतलब तो जो इनपुट कैपेसिटर है इनपुट सर्किट में जो लगा है, सी ई जो इमीटर वाले सर्किट में लगा है यहाँ से, और सी जो कलेक्टर वाले नोब पे लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नल फेड किया गया है। ये आपका वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन गया R1 R2 RC RE, जो अभी हमने यूज किया था। तो अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमने सारा कुछ डिस्कस करके हमने देख लिया कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हो और वोल्टेज डिवाइडर उसकी बायसिंग हो, वो हम यूज कर सकते हैं। तो वो हमने अब यूज कर लिया है और अब इसके एप्लीकेशंस पे चल रहे हैं आगे, ठीक है, बात क्लियर है। ओके, तो ये देखो, ये जो करंट है आई बी, ये जो कैपिटल आई बी, आई और कैपिटल बी ऐसे लिखा हुआ है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि अभी मैंने इसको लिखा है ओवरऑल बेस करंट विच इज बिकॉज ऑफ द डीसी एंड बिकॉज ऑफ द सिग्नल, दोनों इसमें है, ठीक है। अदरवाइज हम लिखते कैपिटल आई बी या स्मॉल आई बी, वो टर्मिनोलॉजी हमने लास्ट लेक्चर में देखी है। बट यहाँ पे जो ये करंट्स हैं, ये मैंने डायरेक्टली वो सारे करंट्स लिए हैं। इमीटर में टोटल इमीटर, कलेक्टर में टोटल कलेक्टर और बेस में टोटल बेस, ये वो वाला करंट है, ठीक है, आई बी, आई सी और आई ई। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल सर्किट। नाउ ये बड़े इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं कि इन कैपेसिटर्स का यूज क्या है, ठीक है। तो लिखिए यूज ऑफ इनपुट कैपेसिटर विच इज सी इन, इसकी जो टिपिकल वैल्यू होती है दैट इज लो, 10 to 15 माइक्रोफेराड, ठीक है, 10 to 15 माइक्रोफेराड लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है, और ये इनपुट में लगता है। तो इसका काम क्या है कि जो सिग्नल आ रहा है, अब हमें ये पता है कि जो डीसी कैपेसिटर का एक अल्टीमेट रोल हमें पता है कि उसका एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है जो डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है और एसी सिग्नल को पास करता है बाय गिविंग सम रिएक्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल XC, राइट। XC is equal to 1 by 2 pi mu c, वहां से। सो टू कपल द सिग्नल टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, इसका काम क्या है, टू कपल द सिग्नल टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सिग्नल आ रहा है उसको प्रॉपरली कपल करना विद द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, दैट इज द पर्पज ऑफ दिस। और ये यहां पे क्यों है, क्योंकि जब मल्टी स्टेज में जब आगे बढ़ेंगे, ये तो सिंगल स्टेज हो गया, तो जब इसको मल्टी स्टेज में लेके जाएंगे तो ये वाला जो सर है ये अगली स्टेज में फिर से काम आएगा, क्योंकि उसको इस स्टेज का सिग्नल कपल कराना है आगे, समझ गए कि नहीं भाई। अगला जो स्टेज होगा उसमें ऐसा ही फिर से एक कॉपी हो जाएगा, तो यहां पे जो सिग्नल जनरेट हुआ वो सिग्नल इसके पास जाएगा। तो इसीलिए टू हैव ए फेथफुल कपलिंग of the signal at the base of the transistor we use this C in, बात समझ में आ गई कि नहीं। so it allows AC and isolates the signal source from R2 which is the V2 जो हमें चाहिए होगी, that is isolated from this, so biasing may change if it is not used। तो इसका ड्रॉबैक ये हो सकता है अगर इसको यूज ना करें तो, कि जो बाइसिंग है जो that may be changed। तो for the faithful coupling, for the proper coupling of the signal we use this सीन। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से है, 1 नंबर का मतलब 1 मार्क, ओके, नॉट द टॉप नॉच। एनीवे, नाउ द यूज ऑफ द कैपेसिटर CE which is in the circuit of the emitter leg। ओके, सो CE इट इज नोन एज द इमीटर बाईपास कैपेसिटर। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इमीटर बाईपास कैपेसिटर कहलाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज नियरली 100 माइक्रोफेरेड। सो इट प्रोवाइड्स ए लो रिएक्टेंस पाथ टू द एम्पलीफाइड AC सिग्नल, अदरवाइज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RE विल बी ऑब्जर्व्ड। तो लो रिएक्टेंस पास करके, लो रिएक्टेंस प्रोवाइड करके इट बाईपासेस द signal in the emitter circuit, okay, so it provides a low reactance path, very important, low reactance path to the amplified AC signal, okay, otherwise the voltage drop across RE will be observed। now the use of the capacitor CC, ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसकी वैल्यू भी नियरली 10 माइक्रोफेराड 15 माइक्रोफेराड होती है, and it is known as the
कपलिंग कैपेसिटर। पहले वाले को क्या कहा, इनपुट कैपेसिटर, दूसरे वाले को हमने कहा बाईपास इमिटर बाईपास कैपेसिटर, और लास्ट वाले को हमने कहा है कपलिंग कैपेसिटर। तो कपलिंग कैपेसिटर का मतलब क्या है कि जो आउटपुट सिग्नल यहां से आया उसको अगली स्टेज में कपल कराने के लिए दैट इज यूज्ड। ओके, सो इट कपल्स वन स्टेज एम्पलीफायर टू द नेक्स्ट स्टेज। If it is not used, the biasing condition of the next stage may be compromised. Okay, so if it is not used, the biasing condition of next stage will be changed. Will be changed का मतलब है कि can be changed. Okay, so to have the stability in the circuit, this coupling capacitor is used. Okay, बात समझ में आ गई तीनों की। पहला और तीसरा तो अल्टीमेटली लगभग सेम ही है। पहले का काम है टू कपल द प्रॉपर सिग्नल शुरुआत में, और सीसी का मतलब है टू कपल द वन स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज bypass capacitor CE, which is used to bypass the signal, otherwise the voltage across RE will be developed. Okay, now अब देखो, जब इन सर्किट्स का जो अभी हमने ट्रांजिस्टर सर्किट बनाया है इनके एनालिसिस करते हैं तो वहां पे होता है कि डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, एसी इक्विवेलेंट सर्किट बना के उनको एनालाइज किया जाता है कि कौन कौन से पैरामीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट नाउ सी, जब डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो डीसी इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब डीसी इक्विवेलेंट सर्किट होता है तो उसमें कैपेसिटर को क्या ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अब हमने उसको एनालाइज करना है ना, उस सिग्नल जो हमने सर्किटरी बनाई है उसको एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे सिग्नल जा रहा है, क्या करंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वोल्टेज आ रही है। तो जब डीसी इक्विवेलेंट सर्किट है तो हम मान के चल रहे हैं कि डीसी फॉर्म इज देयर, तो जो चीजें एसी सिग्नल के लिए यूज हो रही हैं उनको हमने हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑल द कैपेसिटर्स, जो भी कैपेसिटर अभी हमने लगाए थे, दे लुक्स लाइक एन ओपन सर्किट, दे लुक्स लाइक एन ओपन सर्किट, ऑल एसी सोर्सेज आर जीरो। तो जब डीसी सर्किट बनाते हैं तो जो भी एसी सोर्सेज थे उनको जीरो कर दिया, और जो कैपेसिटर्स थे उनको ओपन कर दिया है, क्योंकि डीसी वहां से पास नहीं करेगी। ठीक है, तो वो ओपन सर्किट हो गए। सिमिलरली जब एसी सर्किट बनाते हैं, एसी इक्विवेलेंट सर्किट, इन द एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑल द कैपेसिटर लुक्स लाइक शॉर्ट सर्किट, डायरेक्टली पासिंग द सिग्नल, क्योंकि एसी को ये पास कर सकते हैं। राइट, एंड ऑल डीसी सोर्सेज आर जीरो। तो ये तो कॉमन सेंस हो गई कि जब एसी सर्किटरी देख रहे हैं तो डीसी वोल्टेज सोर्सेज को तो जीरो कर दो, बट कैपेसिटर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कैपेसिटर में जब एसी इक्विवेलेंट सर्किट होगा तो कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट, जब डीसी इक्विवेलेंट सर्किट होगा तो कैपेसिटर विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। कारण साफ है, दैट इज द रिएक्टेंस। बस रिएक्टेंस उसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा और उसके लिए लो रिएक्टेंस रहेगा, तो एसी सिग्नल शुड बी पास। और जब एनालाइज करते हैं तो उसको आइडियल स्टिक सिचुएशन में एनालाइज करते हैं, इसीलिए उसको शॉर्ट और ओपन किया गया है, रादर देन प्रोवाइडिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हमने बस शॉर्ट सर्किट में मतलब जीरो कर दिया रेजिस्टेंस को, रिएक्टेंस को, और ओपन में उसको इनफाइनाइट कर दिया, तो वो आइडियल स्टिक सिचुएशंस हो गई। राइट नाउ सी, एम्पलीफायर्स को बेसिकली इन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट टू गिव यू ए फ्लेवर ऑफ दिस। वोल्टेज एंड द पावर एम्पलीफायर्स, फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स जहां पे हम ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स, इस टाइप के एम्पलीफायर्स होते हैं। कपलिंग एम्पलीफायर्स बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ कपलिंग, आरसी कपल्ड, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, ये एम्पलीफायर्स होते हैं। और एक मोड ऑफ ऑपरेशन क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये इस तरह से हम एम्पलीफायर्स को डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन सी, अगर सभी की डिटेल में जाएं तो फिर तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंटेंट ही आपका इतना हो जाएगा कि आप उससे थक जाओगे। राइट, और अल्टीमेटली छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर से ही ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि वही बेसिक सर्किटरी में यूज होते हैं। राइट नाउ द मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेज, जैसा कि आप नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कई स्टेज की कपलिंग होके मल्टी स्टेज बनता है। सो फर्स्ट स्टेज यहां पे थी, इसकी जो आउटपुट आई कपल किया गया, और सेकंड स्टेज इसके आउटपुट को कपल करके थर्ड स्टेज, एंड सॉन जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी तरह से। तो यहाँ पे मोर देन वन ट्रांजिस्टर
is used. Okay, so transistor circuit containing more than one stage of amplification. Now what are the important terminology of this multi stage? ये important है, ठीक है, कि जब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनता है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सब अब हमें एक का तो पता चल गया कि गेन क्या है, इनपुट का गेन क्या है, जो एक सिंगल स्टेज जो एम्पलीफायर था उसका गेन हमें पता है कि आउटपुट बाय इनपुट क्या आ रहा है वोल्टेज में, करंट में, दैट इज द गेन। लेकिन जब मल्टी स्टेज होगा तो ओवरऑल गेन क्या होगा, कैसे देखेंगे, वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा यहाँ पे समझते हैं। और ये जो डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं दैट इज आई शुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एम्पलीफिकेशन। ओके, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले गेन पे आते हैं। गेन क्या है? सो गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर is equal to the products of gain of individual amplifier. वेरी इजी कि पहला स्टेज अगर उसका गेन G1 है, दूसरा स्टेज इसका गेन G2 है, तीसरा स्टेज जिसका गेन G3 है, तो जो ओवरऑल गेन होगा दैट इज G1 इंटू G2 इंटू G3। तो गेन जो है वो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे सिंपल गेन की बात हो रही है, G इज इक्वल टू G1 इंटू G2 इंटू G3। और जब प्रैक्टिकली देखते, देखो आइडियल सिचुएशन ये हो गई, लेकिन to giving you a real feeling, the practically the value of G of any multi-stage amplifier, if you will see, so that is a bit on the lower side from G1, G2, G3 multiplication. तो कारण क्या है कि due to the associated circuitry there is so many power losses, so many signal losses, so it happens कि जो G है that is simply less than G1, G2, G3 practically, but आपसे practically नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा तो simply ऐसे ही पूछेगा कितना होना चाहिए, तो that is G1 into G2 into G3। क्लियर है? बोलोगे तो नहीं? वोल्टेज गेन, देखो वोल्टेज गेन फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, सो वोल्टेज गेन इज नॉट कांस्टेंट विद द फ्रीक्वेंसी, इट वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी और इट वेरीज इन दिस मैनर। दिस इज वोल्टेज गेन एंड इट वेरीज लाइक दिस। और ये है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दैट इज एट द मैक्सिमा जहां पे होता है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी शुरू होने लगती है तो इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इट रीचेज अ मैक्सिमम पॉइंट एंड देन डिक्रीजिंग। सो जहां पे वो मैक्सिमम मिलता है दैट इज नोन एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये समझते हैं डेसिबल गेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इवन फ्रॉम द डिफरेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जो गेन है उसको हम नंबर में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जब नंबर में डिफाइन करते हैं, नंबर में जब उसको मेजर करते हैं तो यूनिट इज दैट इज बेल, BEL। सो दिस यूनिट इज दिस वन, ये नंबर यूनिट है एंड दिस इज द डेसिबल। ओके, तो जब डेसिबल जो है दैट इज ए लोगरिथमिक यूनिट, प्लीज बी केयरफुल। जो डीबी जब भी हम जहां पे लिख देते हैं डीबी, सो दिस इज ए लोगरिथमिक यूनिट डीबी। इसका कारण क्या है कि एक्चुअली जो गेन है, जैसे हम साउंड गेन की भी बात करेंगे, सो जो हमारा रिस्पॉन्स है व्हाट वी हियर थ्रू आवर ईयर्स दैट इज एक्चुअली नॉट लीनियर। हमारा जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, नेचुरल जो बिहेवियर है सुनने का, दैट इज एक्चुअली लोगरिथमिक इन नेचर। ओके, तो बेल जो यूनिट है वो एक नंबर यूनिट है और जो डेसिबल यूनिट है वो एक लोगरिथमिक यूनिट है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इस डिस्कशन में हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नंबर में पूछा जाए तो बेल इज द यूनिट, और अगर लोगरिथमिक स्केल में पूछा जाए जिसमें हम समझते हैं, हमारे कान समझते हैं, दैट इज डेसिबल। नाउ सी, 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB। 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB। तो बेल इज एक्चुअली ए लार्जर यूनिट एज कंपेयर टू डीबी, क्योंकि एक बेल में 10 डेसिबल आ रहे हैं, राइट। नाउ देखो पावर गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर सिंपल पावर गेन नंबर्स की बात करें, अगर नंबर्स की बात करें तो पावर गेन है log बेस 10 P आउट बाई P इन, आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर। यहां पे जो वैल्यू आई है ये बेल में है, किसमें है?
बेल में है, और एक बेल में कितने डेसिबल है? 10। तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी डेसिबल इन नेचर। क्लियर है यहां तक बात? तो देखो, अगर पावर गेन को जब ऐसे कैलकुलेट करना है, पावर गेन को जब ऐसे कैलकुलेट करना है तो ये बेल में आया है, पी आउट बाई पी इन, उसका लोग सिंपली। लेकिन जब उसको एक बेल में 10 डेसिबल हो गए, तो अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें दैट विल बी इन द डीबी। सो नाउ द पावर गेन इज 10 टाइम्स ऑफ दिस, 10 log 10। देखो ये तो वही है, सो 10 टाइम्स करके ये डीबी में बन गया है। तो पावर आउटपुट इज 10 log 10 log base 10 p out by p in dB। वोल्टेज गेन, सो फॉर द वोल्टेज गेन यू सी द पावर को वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से देख सकते हो P इज इक्वल टू वी आई है, और I इज आई को चेंज करेंगे तो वी स्क्र बाई आर, आर से आर चला जाएगा। तो अगर वी आउट और वी इनपुट में स्क्वायर की टर्म है तो लोग से वो स्क्वायर बाहर आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 20 log base 10 वी आउट बाई वी इन। और सिमिलरली जब आप इसको करंट के फॉर्म में लिखते हो तो करंट में भी आई स्क्वायर आर होती है पावर, तो आई स्क्वायर की वजह से वो स्क्वायर आ गया। तो देखो ये तीनों फॉर्मूले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इनको कोई भी ऐसे रिमेंबर करने की जरूरत नहीं, क्यों आ रहा है 20, क्यों आ रहा है 10। क्लियर है ना ये बात कि 10 एक्चुअल में होए, लेकिन जब पावर को कन्वर्ट करते हैं तो वो स्क्वायर टर्म, जो ये वाली जो स्क्वायर टर्म बन रही है, ये जब लोग में होती है तो वो स्क्वायर आगे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लाके, लोग एम रेज पावर एन को लिख देते हैं ना, एन लोग एम। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करके इसको 20 कर दिया हमने। ठीक है, तो वोल्टेज गेन और करंट गेन 20 के फैक्टर में है, और पावर गेन जो है वो 10 के फैक्टर में है। इस पे मैं थोड़ा सा और फोकस करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब एक इसका एक प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है, दैट इज आल्सो यूज इन द साउंड गेन, कि जो हम सुनते हैं उसमें भी उसकी यूनिट भी क्या है? डेसिबल है। उसकी यूनिट भी क्या है? डेसिबल है, साउंड गेन। तो साउंड गेन में एक्चुअली चाहे हम किसी स्पीकर के थ्रू सुन रहे हैं, स्पीकर मतलब नॉट द स्पीकर लाइक मी, स्पीकर मीन्स कि जो हम बोलते हैं कि इतने वाट का स्पीकर है, काइंड ऑफ दैट, कोई साउंड बॉक्स जो है, या कोई इंटेंसिटी हम सुन रहे हैं साउंड की। सो जो इंटेंसिटी का जो बिहेवियर है, बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, द इंटेंसिटी बिहेवियर इज लीनियर इन फैक्ट, बट जो हम जो सुनते हैं वो लोगरिथमिक इन नेचर है, वो लोगरिथमिक इन नेचर है। तो जो लाउडनेस है, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, हम दोनों को अलग अलग रखते हैं टू बी वेरी क्लियर, कि लाउडनेस परसीव्ड बाय आवर ईयर्स is something different, and the sound gain which should be actually the loudness, that is something we can calculate from this formula। तो जो इंटेंसिटी अगर हमें पता है, आई इनपुट इंटेंसिटी कितनी है, आउटपुट कितनी है, या पहले कितनी थी अब कितनी हो गई है, अगर वो इंटेंसिटी हमें साउंड की पता है तो वी कैन फाइंड आउट द गेन ऑफ द साउंड और द लाउडनेस इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट लाउडनेस व्हाट वी परसीव्ड इज समथिंग डिफरेंट। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ के चलते हैं। देखो कि दिस डीबी इज ए लोगरिथमिक यूनिट एंड व्हाट आवर ईयर रिस्पॉन्सेज इज लोगरिथमिक इन नेचर। तो हम डीबी वाले पे ही रिस्पॉन्स करते हैं एक्चुअली। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स द लाउडनेस इज नॉट एज पर द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। इस बात को समझिए कि अगर साउंड की इंटेंसिटी 10 गुना बढ़ गई, 20 गुना बढ़ गई, 100 टाइम्स बढ़ गई, 1000 टाइम्स बढ़ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लाउडनेस है वो भी 1000 टाइम्स बढ़ गई। बात समझ में आई कि नहीं? इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर इंटेंसिटी, हम कहते हैं कि साउंड की इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल 10,000 टाइम्स बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो सुन रहे हैं वो भी 10,000 गुना बढ़ गया है। नो, क्योंकि लीनियर स्केल में तो ये बात है कि ये 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वो सिंपली डबल है, बट लोग स्केल में ऐसा नहीं है। लेट्स सी, एक मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करता हूं और ये फॉर्मूला भी लिख लो कि साउंड गेन का फॉर्मूला भी यही होता है, 10 log 10 आई बाई आई नोट डीबी। ये साउंड इंटेंसिटी की बात हो रही है। मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चला गया हूं, बट ये इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक यहां से भी कवर हो रहा है आपका साथ साथ। ठीक है, तो 10 log 10 आई बाई आई नोट इंटू द यूनिट इज इन द डीबी। सो नाउ सी, अगर हम कहें
कि लेट अस सपोज 10 dB का साउंड है, ठीक है। अभी आपने फॉर्मूला लिखा, दैट इज 10 log base 10 I बाई आई नोट। आई नोट ये समझ लो कि एक रेफरेंस लेवल है, उसके बाद आई जो बढ़ा वो हमारा ये वैल्यू वाली वैल्यू है, ठीक है। नाउ अब ये लॉग स्केल है, तो अगर इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी पहले आई नोट को एक वैल्यू मान लो, 1 यूनिट मान लो फॉर एग्जांपल, तो जब आई की वैल्यू 10 हुई तो log 10 होगा, दैट इज 10 dB। लेकिन जब आई की वैल्यू 20 हुई, या हम कहेंगे 100 हुई, नॉट 20, 100 हुई, 10 टाइम्स ऑफ दिस, उस टाइम पे हमें log बेस 10 मिलेगा। log 10 इंटू 100 दैट इज 2, 2 इंटू 10 20 dB। समझे? अब मैं कहूं कि इंटेंसिटी 1000 हो गई है, उस टाइम पे हमें मिल रहा है गेन 30 dB का। अगर मैं कहूं आई हो गया है 10,000, उस टाइम पे हम इसको सोल्व करेंगे 10,000 बाई 1, तो इट विल बी 40 dB। तो जब इंटेंसिटी 10 के मल्टीपल्स में बढ़ रही है, तब गेन हमारा 10 के मल्टीपल में बढ़ रहा है, दैट इज द लॉग स्केल एक्चुअली। ये रूल है, ये इसका डिफरेंस है कि जब इंटेंसिटी 10 से 100 हो गई है, तो जो हमें जो डिफरेंस दिख रहा है वो सिर्फ 10 dB का दिख रहा है, 10 dB का चेंज आया है। जब 100 से 1000 हो गई है, उस समय भी हमें 10 dB मिल रहा है। सॉरी 100 यहां पे था ना, 1 to 100, 1000 से 10,000 में हमें ये मिल रहा है। मतलब जब 10 dB का साउंड गेन चेंज हो रहा है, तो इंटेंसिटी 10 के मल्टीपल में चेंज हो रही है, 10 के मल्टीपल में चेंज हो रही है, नॉट सिंपली। तो जब हम कहें कि 30 dB से 40 dB आया है, तो इंटेंसिटी 1000 से 10,000, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अगर हम कहें कि 10 dB से 40 dB आने में 30 dB साउंड गेन चेंज हुआ है, बट एक्चुअली द चेंज इज इन द इंटेंसिटी इज 1000 टाइम्स। तो इंटेंसिटी हमेशा, लीनियर इंटेंसिटी हमेशा लीनियर फॉर्म में चेंज करेगी, बट द साउंड गेन चेंजेस इन दी लोगरिथमिक फॉर्मेट। और जब भी 10 dB का चेंज होता है, ये वैसे तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट एक जर्नल लाउडनेस परसीव्ड जो है उसका एक जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम चलें, तो हम ये मानते हैं कि जब 10 dB का चेंज होता है, तो एक्चुअली जो हम सुन रहे हैं वो डबल हो जाता है, डबलिंग इफेक्ट आ जाता है, लाउडनेस डबल हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? कि जब 10 dB का चेंज आता है तो लाउडनेस डबल हमें फील होती है। 3 पॉइंट्स मैंने बताए, क्या क्या? साउंड गेन इन द dB, वही हमारा रिस्पॉन्स है। हमारा रिस्पॉन्स क्या है? लाउडनेस, हम वही फील कर पाते हैं कि कितना लाउड हुआ सिस्टम। तो जब 10 dB का चेंज आता है, तो इंटेंसिटी 10 फोल्ड बढ़ जाती है, चाहे वो 100 से 1000 पे गई है या 10 से 100 पे गई है, ऐसे जाएगी। 10 के मल्टीपल में ही लोग वैल्यू देगा आपको, लोग 10 बाई 1 100, लोग 1000, उसी में हमें 10 का dB मिलेगा उधर, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो लोग की वैल्यू, जब इसकी वैल्यू 2 आएगी तो 20 dB, जब इसकी वैल्यू 3 आएगी तो 30 dB, जब 4 आएगी तो 40 dB। तो उसके लिए आई को 100, 1000, 10,000 ऐसा होना पड़ेगा। तो इंटेंसिटी वेरी करती है 10 फोल्ड, 10 टाइम्स, और dB इंक्रीज करता है बाई 10, 10 dB, 20 dB, 30 dB, 40 dB। और फिर बात आती है तीसरे पॉइंट की, दैट इज द लाउडनेस, जो हम सुन रहे हैं उसका पर्सपेक्टिव ये है कि जब गेन 10 dB से चेंज हुआ, तो हमें लगता है कि साउंड डबल हो गया है। हमें क्या लगता है? साउंड लाउडनेस जो डबल हो गई है, ये हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसी को समझते हैं और अच्छे से। लेट मी शेयर ए डिटेल विद यू। देखो, इसको देखो जरा, कि जब आपको दिख रहा है ना ठीक से, देखो, जब ये है लेवल्स इन द डेसिबल,
ये हमने एक एवरीडे एग्जांपल लिया है जो साउंड का जो हम कॉमनली देखते हैं, कितना इंटेंस हो गया और कितना टाइम्स लाउडर हो गया। लाउडर का मतलब है कि हमें कितना सुना, हमने कितना तेज सुना उसको, और कितना टाइम्स एक्चुअली उसकी इंटेंसिटी वेरी कर गई थी। ये एक ही स्केल में हम समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल 10 dB का लेवल है, तो 10 dB को हमने 1 मान लिया है और लाउडनेस भी वहां पे 1 है कि हम 10 dB के इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं अभी। उसके बाद ये 20 dB पे चला गया गेन। गेन क्या हुआ? 20 dB पे चला गया है। और यहां पे लिख देते हैं फॉर्मूला जो कि है 10 log base 10 I बाई आई नोट। ठीक है, अब देखो जब 10 से 20 dB पे आए तो इसका मतलब हमें 20 dB चाहिए, तो इसकी वैल्यू 2 आई। इसकी वैल्यू 2 कब आएगी? फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 1 माना हुआ है तो इट इज 100 टाइम्स ऑफ 1, राइट? तो इसका मतलब अगर 20 dB पे गया है तो इंटेंसिटी कितनी बढ़ गई है? 10 टाइम्स, 10 फोल्ड में बढ़ रही है और 20 dB। सिमिलरली जब एक 10 dB बढ़ा है तो लाउडनेस बढ़ गई है ट्वाइस। लाउडनेस कितनी बढ़ गई है? ट्वाइस। ठीक है, जब 30 dB पे है, सो इन केस ऑफ 30 dB कितना होगा? वहां पे हमें 30 मिलना चाहिए, तो 10 इंटू 3, सो 1000। सो वहां से हमें मिलेगा दैट इज 100 टाइम्स मोर इंटेंस। पहले 10 थी, अब वो जाके हो गई है 1000। पहले कितना था? 10 था, वहां से मिलके हमें हो गया है 1000, तो ये हो गया 100 टाइम्स फास्टर। 100 टाइम का इंटेंसिटी हो गया, राइट? सिमिलरली यहां से 4 टाइम्स हो गया है। 40 dB पे अगर जाएं तो और आगे बढ़ गया। ये टाइम्स मोर इंटेंस है, ये एक्चुअली इंटेंसिटी नहीं है, ये इट इज हाउ मच मोर इंटेंस इट इज। तो रेशियो इतना आ रहा है, रेशियो की वैल्यू ये है। ठीक है, तो इतना टाइम्स मोर इंटेंस होता जा रहा है। अब यहां पे देखिए कि जर्नली हमने यहां पे लिखा हुआ है कि 60 dB पे है क्वाइट ट्रैफिक नॉइज, 70 dB पे लाउडर ट्रैफिक। सो जब भी हम कहें कि 60 dB से 70 dB पे हम चले गए हैं, कोई जो लाउडनेस का स्केल था वो हमें दिखा रहा है 60 dB से 70 dB पे हम चले गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो हमारी जो लाउडनेस थी वो हमें डबल फील हो रही है, वो हमें डबल फील हो रही है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 60 dB से 60 dB था पहले और अब हम 100 dB पे चले गए हैं, तो हमारी लाउडनेस में कितना डिफरेंस आया होगा? तो 60 से 70 पे जब जाते हैं तो डबल हुई लाउडनेस, फिर 70 से 80 पे गए तो फिर से डबल हुई, 80 से 90 पे गए तो फिर से डबल हुई, और 90 से जब 100 पे गए तो फिर से डबल हुई। तो जो हम पहले सुन रहे थे वहां से 16 टाइम्स मोर लाउडर हमारे पास आवाज आ रही है। अभी लाउडनेस है वो 16 टाइम्स मोर लाउडर है। तो बात समझ में आ गई? 3 बातें हमने बताई कि जब भी 10 dB का चेंज होता है साउंड गेन में तो इंटेंसिटी हमेशा 10 के मल्टीपल में चेंज होती है। इंटेंसिटी हमेशा 10 के मल्टीपल में चेंज होती है। तो आप लिख सकते हो फॉर ए चेंज ऑफ 10 dB इंटेंसिटी इंक्रीजेज 10 फोल्ड। इंटेंसिटी इंक्रीजेज 10 फोल्ड। ओके, तो जब 10 dB से 20 dB पे हम गए तो एक्चुअल 10 dB का गेन आया, लेकिन इंटेंसिटी पहले 10 थी तो अब वो 100 हो गई है, मतलब 10 के मल्टीपल में बढ़ती रहेगी। ठीक है, किस में बढ़ती रहेगी? 10 के मल्टीपल्स में बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो जब 120 dB तक आते आते देखो 10 रेज पावर 1, 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 3, 10 रेज पावर 4, 10 रेज पावर 5, 10 रेज पावर से 9 तक आ गया। तो अगर कोई 0 dB पे बैठा था, 10 dB पे बैठा था, वहां से हमने देखा कि 10 रेज पावर 9 टाइम्स, 10 बिलियन टाइम इंटेंसिटी बढ़ गई। बट फॉर आवर केस लाउडनेस कितनी बढ़ी? 1024 टाइम्स, 1024 टाइम्स, या ये तो 110 पे है तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 2048 टाइम्स, तो 2000 टाइम्स मोर लाउडर हो गया है।
आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। तो एक चीज तो ये हमने डिस्कस की कि जब साउंड 10 dB से बढ़ा तो इंटेंसिटी 10 फोल्ड बढ़ रही है, और लाउडनेस हर 10 dB के शिफ्ट पे लाउडनेस डबल होती है। तो आपसे कोई पूछे कि इंटेंसिटी यहां से यहां इतनी बढ़ गई है तो लाउडनेस कितनी बढ़ी है, तो आप 10 dB के स्केल में देखिए कि 10 से जब 20 गया होगा तो पहले 10 पे बैठा था, अब 20 पे बैठा है तो लाउडनेस ट्वाइस हो गई। 20 से जब 30 पे गया तो लाउडनेस ट्वाइस हो गई। तो ओवरऑल 10 से 30 जाने में कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई। आजकल आप देखते होगे, ये कॉमन एग्जांपल आप कहीं देख सकते हो, जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उनमें जब भी कोई विकेट मिलता है या कोई बाउंड्री लगती है, वहां पे आपने देखा होगा कि एक साइड में एक डेसिबल में एक स्केल दिखाते हैं, 120 dB, 126 dB, उसमें ऐसा नंबर आ रहा होता है। सो दैट इज द लाउडनेस, एक्चुअली दैट इज मेजर्ड बाय द साउंड लेवल मीटर। इसको मेजर करने का कौन सा डिवाइस होता है, साउंड लेवल मीटर भी कह सकते हैं, साउंड प्रेशर मीटर भी कह सकते हैं। तो जब अब मैच जो चल रहा है जहां पे इतने लोग बैठे हैं, अब उसका मतलब ये नहीं कि अचानक से 0 से 120 dB पे चला गया है, ऐसा नहीं है। उसको ट्रूली पिक्चर उसकी क्या है कि जो, अब देखो लाउडर ट्रैफिक 70 dB प्लस में हमने रखा है, लाउड हाईवे नॉइज एट क्लोज रेंज 80 dB में। तो लगभग लगभग जब मैच वहां पे चल रहा है, इतने लोग वहां पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और चीयरिंग अप कर रहे हैं, तो लगभग 80-90 dB तो वहां पे होगा ऑलरेडी, मिनिमम इतना होगा ड्यूरिंग द गेम। 90 dB हो सकता है, 100 dB भी हो सकता है, इतना वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा। वो हमारे जो ईयर्स हैं उनको अब आदत हो गई है, अगर मैच देख रहे हैं तो, कि इतना तो वहां पे चल रहा है। लेकिन जब अचानक से कोई मूवमेंट होता है तो दैट इंक्रीजेज अप टू दैट। तो अगर मान लो कि वो वहां पे ऑलरेडी 90 dB था, तो अब वो 90 से 100 गया, 2 टाइम्स लाउडरनेस फील हुई। 100 से 110 गया तो 2 टाइम्स हुई। 110 से 120 गया तो 2 टाइम्स हुई। तो मतलब मोटा मोटा कहें तो 8 टाइम्स लाउडर हमें वहां पे फील हुआ। इसीलिए वो जो मीटर है वो शो करते हैं कि इतना ज्यादा लाउडनेस अचानक से इंक्रीज हुआ ड्यू टू दिस मूवमेंट। सो अल्टीमेटली वो ये बताना चाहते हैं कि इतने लोग जो है वो एक्टिवली मैच वहां पे देख रहे हैं, या इतने लोग जो है वो चेयरिंग अप कर रहे हैं वहां पे। सो दैट इज द स्केल। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 0 dB पे साथ सब कुछ और फिर 120 dB पे चला गया, नो। ऑलरेडी वहां पे 100 dB तक वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, 95 dB 100 dB वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, वहां से 10-20 dB का चेंज आया तो 2 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया है। और जो लिमिट है ह्यूमन ईयर की, अगर इंटेंसिटी वाइज बात करें तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, आपने फ्रीक्वेंसी लिमिट तो सुनी है कि हर्ट्ज में इतना हम सुन पाते हैं, इससे मैक्सिमम नहीं सुन पाते। लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर हम वोट पर मीटर स्क्वायर में देखें तो वो जो यूनिट होती है, जो मिनिमम है, कि जो थ्रेशोल्ड है वो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। इससे नीचे का जो है हम 10⁻⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर को एक थ्रेशोल्ड माना गया है कि इससे नीचे का हम चेंज या मतलब नहीं सुन पाते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और जो पेनफुल हियरिंग है, जिसको हम कहते हैं कि अगर इसको कंटिन्यू सुनते रहेंगे तो डैमेज हो सकता है, वो है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वो कितना है, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले में, अब देखो इससे भी कैलकुलेट करके देखते हैं जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग, कि इंटेंसिटी अगर शुरू में हम थ्रेशोल्ड पे रखें तो इट इज 10 log base 10 1/10⁻⁻12। तो 10⁻12 आगे जाएगा तो इट विल बी 120 dB। तो जो 120 dB है वो एक्चुअल में साइंटिफिकली भी पेनफुल हियरिंग है, और उस पर ये रिकमेंडेड है कि अगर इसका एक्सपोजर कंटिन्यूस रहेगा थोड़ी देर तक, सो डैमेज ऑफ द ईयर कैन टेक प्लेस। तो नाउ यू कैन सी कि जो वो 126 dB 125 dB और वो सब जो हमें मिलता है इन द क्रिकेट स्टेडियम और सो दैट मे बी हार्मफुल फॉर द ईयर्स इफ द लॉन्ग एक्सपोजर इज देयर। बात समझ में आ गई? तो दो वैल्यूज ये हो गई, ये पेनफुल हियरिंग की है, ये मिनिमल थ्रेशोल्ड की है, ये 120 dB पे ही आता है। अगर इनका रेशियो देखें तो 120 dB तो एक्चुअली काफी पेनफुल की कैटेगरी में रखा जाता है, और नियरली जब हम बहुत साइलेंट प्लेसेस पे होते हैं तो 60 dB 70 dB इस रेंज में हम होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हुआ कुछ कि नहीं?
ठीक है, तो वही चीज उसमें लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल देके वो देख लेना आप। ओके, सो नेक्स्ट इज बैंडविड्थ। So the range of frequency over which the voltage gain is equal to or greater than 70.7% of the maximum gain is known as bandwidth. तो जो फ्रीक्वेंसी कर्व आपने बनाई है, अगर ये उसका मैक्सिमम है तो ये 70.7% है, इधर भी और इधर भी, तो ये रेंज फ्रीक्वेंसी की ये कहलाती है बैंडविड्थ। ये लोअर कट ऑफ, वो हायर कट ऑफ, और ये 70 पॉइंट से, और अच्छा इसकी जो यूनिट है वो भी डेसिबल होती है, और 70.7% जो है ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नंबर है कि 70.7% ही क्यों, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी प्रेस्पेक्शन ऑफ आवर ईयर, क्योंकि जब 100 से अगर 70.7% चेंज आया है तो जो ईयर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता उस चेंज को, इतना उस चेंज को इतना सिग्निफिकेंटली डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ओके, so write down bandwidth can also be defined in decibel. It is the range of frequency at the limits of which the voltage gain falls by 3 dB. इसको भी समझेंगे कि उस वैल्यू पे वोल्टेज गेन 3 dB से चेंज हो जाता है फ्रॉम द मैक्सिमम गेन। देखो यहां से निकाल सकते हैं वोल्टेज गेन 20 log 10 100 माइनस 20 log 70.7, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 3 dB आ गया। तो बैंडविड्थ क्या हुई, जहां पे वोल्टेज गेन 3 dB से चेंज हो रहा है, मैक्सिमम से 3 dB का चेंज आ रहा है, वो बैंडविड्थ हो गई है। तो ये गेन की समझ में आ गया, और वो 100 और 70.7% के उसमें हो गया। तो यहाँ पे लिखा भी है कि 70.7% इज एन इंटरेस्टिंग नंबर एंड दिस इज हाउ नो डिस्टोर्शन can be detected by ear if the gain falls by 100 to 70.7%. ओके, अब देखो कुछ ये एग्जांपल हैं, इनको करके देखो। फाइंड गेन इन डेसिबल, डेसिबल में कैलकुलेट करना है तो माइंड अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर वोल्टेज गेन ऑफ 30 है तो वोल्टेज गेन दैट इज log base 10 V out by V in, दैट इज सिंपली 30। हमें चाहिए डेसिबल में, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 log 30, ये वैल्यू आ जाएगी डेसिबल में। पावर गेन ऑफ 100 है तो पावर गेन को कितने से करेंगे, 10 से, 10 log 100 दैट इज 20 dB। तो इन नंबर का ये आपका आ गया है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, V आउट बाई V इन है, ये गेन है सिंपली। ये क्या है, P आउट बाई P इन है, ये बात समझ आई कि नहीं। अब हम कह रहे हैं फाइंड गेन इन नंबर्स, नंबर में कैलकुलेट करना है कि नंबर में कितना आ रहा है। देखो अगर आपको कहा जाए कि पावर गेन है 40 dB का, पावर गेन कितने का है, 40 dB का, तो नंबर में गेन कितना होगा, तो देखो 40 dB इज एक्चुअली 4 बेल। तो या तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि गेन उसका एंटीलॉग लेंगे, फिर 4 का क्या लेंगे, उसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा ना। अगर बेल में हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज log base 10 P आउट बाई P इन, ये है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, सोल्व करने के बाद 4 आ रही है। अब हमें चाहिए ये, तो क्या लेंगे, 4 का एंटीलॉग लेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि 10,000 ऐसे एंटीलॉग आए, ठीक है। सिमिलरली पावर गेन ऑफ 43 dB, तो 43 dB को बेल में कन्वर्ट कर लेंगे 4.3 बेल, और गेन में एंटीलॉग ले लेंगे 4.3 का। तो एंटीलॉग एक्चुअली तो निकालना मुश्किल है, तो ऐसा क्वेश्चन तो शायद ना ही पूछा जाए, वो ऊपर वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है एंटीलॉग की वैल्यू देके आपसे कुछ पूछ ले, अगर उसको इतना डिटेल में जाना है तो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व। अब कुछ और थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख लो, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कोई नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही ये निकले हैं, लेकिन ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। देखो कैसे, whenever ordinary power gain increases or decreases by a factor of 10, जब ordinary power gain 10 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, 10 के फैक्टर से, 10 100,000 10,000 जो हमने शुरू में डिस्कस किया, तो जब ऑर्डिनरी गेन 10 के फैक्टर से 10 फोल्ड इंक्रीज कर रहा है, तो जो गेन है, जो डेसिबल गेन है, वो 10 dB चेंज होता है। इस पे हमने डिस्कशन किया खूब अच्छे से, ठीक है।
तो फॉर एग्जाम्पल यही देख लो, इफ पावर गेन इज इंक्रीज फ्रॉम 100 to 1000, पहले 100 था अब 1000 हो गया है, तो इंक्रीज इन डीबी कितना हुआ, 10 log 1000 माइनस 10 log 100, या इसको ऐसे लिख लो 10 log बेस 10 1000 बाई 100। तो देखो जब 100 से 1000 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ, 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो डीबी कितना चेंज हुआ, 10। ये कितना आएगा, log बेस 10, log बेस 10 इज 1, तो इट विल बी 10 डीबी। तो 30 माइनस 20 10 डीबी आ गया। मैथमेटिकली आ रहा है ये, इसमें कोई जादू नहीं है कि भाई ये हमने ध्यान नहीं रखना, ये log का फंक्शन है इसलिए ऐसा हो रहा है कि log में 10 की चेंज में ही आएगा। अगर मैं कहूं कि इंक्रीज फ्रॉम 10 to 1000, तो कितने टाइम्स बढ़ गया ये, 10 into 10, मतलब 100 टाइम्स बढ़ गया है, 100 टाइम्स इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है, राइट। तो यहां से देखो कितना होना चाहिए, अगर 1000 बाई 10 करें तो log बेस 10 100 दैट इज 2, और 2 इंटू 10 20 डीबी। तो वही तो हुआ, 10 गुना बढ़ता है तो 10 डीबी, 100 गुना बढ़ रहा है तो 20 डीबी, 1000 गुना बढ़ रहा है तो 30 डीबी, इतना चेंज उसमें आया, ठीक है। सिमिलरली ईच टाइम द ऑर्डिनरी पावर गेन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 2। अब देखो अभी तो हमने 10 टाइम्स बोला, अब हम कह रहे हैं कि अगर फैक्टर ऑफ 2 से चेंज होता है, कि पहले 1 था अब 2 हो गया है, इंटेंसिटी पहले 1 थी अब 2 हो गई, नॉट 10 टाइम्स, ट्वाइस हो गई है, 2 है तो 4 हो गई है, इस तरह से। तो अगर ऑर्डिनरी गेन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 2, द डीबी पावर गेन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 3 डीबी। देखो 100 से 200 हो गया है, मान लो 100 से 200 हो गया है, तो 100 से 200 में अगर देखेंगे तो 10 log 10 200 माइनस 10 log 10 100, डबल हो गई इंटेंसिटी। अब देखो 10 टाइम्स नहीं है, अगर 100 से 200 मतलब 100 से 200 पे गई है, 100 से 200 पे गई है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 डीबी आएगी। बात समझ में आ गई। वोल्टेज गेन में क्या होगा, ये पावर गेन की बात है, वोल्टेज और करंट गेन में क्या होगा, वो तो 10 के मल्टीप्लाई होते थे, वो 20 से होते थे, तो एक डबल हो जाएगा सब कुछ। देखो ईच टाइम द वोल्टेज गेन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 10, द डीबी वोल्टेज गेन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 20 डीबी। करंट और वोल्टेज कितना हो जाएगा, 20 डीबी से, जो पहले हम कह रहे थे 10 डीबी पे 10 टाइम्स होता है, अब हम कहेंगे कि 20 डीबी पे 10 टाइम्स होता है इन द वोल्टेज और करंट गेन। सिमिलरली अगर फैक्टर ऑफ 2 है तो इसका डबल हो जाएगा, 3 डीबी का 6 डीबी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वोल्टेज और करंट में तो एक इनहेरेंटली ट्वाइस का फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो इस पूरे डिस्कशन से मोटे मोटे 3-4 पॉइंट्स निकल के आते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। पहली बात ये कि पावर गेन है, इंटेंसिटी है, उस केस में डायरेक्टली इतना है कि जब इंटेंसिटी 10 फोल्ड इंक्रीज करती है तो गेन 10 डीबी से बढ़ता है, लाउडनेस ट्वाइस होती है, हर 10 डीबी पे लाउडनेस ट्वाइस हो जाती है, एक पॉइंट। दूसरा, जब वोल्टेज गेन 10 डीबी से इंक्रीज मतलब वोल्टेज गेन जब 10 टाइम्स बढ़ता है, ओरिजिनल वोल्टेज गेन, तो डीबी में वो 20 डीबी हो जाता है, 20 डीबी से चेंज करता है, तो हर 20 डीबी पे वो 10 टाइम्स होगा, करंट भी और वोल्टेज भी। सिमिलरली जब डबल होती है तो पावर गेन हो या इंटेंसिटी हो वो 3 डीबी से चेंज करते हैं, वोल्टेज हो या करंट हो वो 6 डीबी से चेंज करते हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस डिस्कशन ऑफ डेसिबल एंड करंट गेन एंड पावर गेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी कोई डाउट होगा तो इसको खुद से नोटबुक पे एक बार सोल्व करके देखेंगे, फिर भी नहीं होगा तो पूछेंगे। इसको बिल्कुल आप प्रैक्टिकली सोल्व करके देख सकते हो, सारी चीजें आपकी मैच करेंगे इसमें, ठीक है। सो नाउ let's move to the voltage amplifier versus power amplifier. So voltage amplifier are there to achieve maximum voltage amplification, इनका काम voltage amplifications का है, और power amplifier का है कि to deliver large amount of power and has to handle large current, and has to handle large current। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं
इनकी टेबल आप बना लेना कि वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए क्या रहेंगे, पावर के लिए क्या रहेंगे। बीटा इसका हाई रहता है क्योंकि वोल्टेज गेन हमें चाहिए यहाँ पे। आरसी दैट इज द रेजिस्टेंस इन द कलेक्टर सर्किट, इसका हाई रहता है। इनपुट वोल्टेज इसकी लो रहती है क्योंकि इसमें तो हमें वोल्टेज गेन अचीव ही करना है, लेकिन पावर एम्पलीफायर्स में ये हाई होती है। आईसी दैट इज द कलेक्टर करंट, वो इसमें लो है। पावर आउटपुट लो है लेकिन आउटपुट इम्पीडेंस इसका हाई है, इसका लो है। तो कुछ एक पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो आप थोड़े से देख सकते हो, जैसे इनपुट वोल्टेज वाला है, एक आरसी वाला है, और एक ये इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस का है। ये थोड़ा सा देख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई इतना पूछेगा, पूछना चाहिए भी नहीं इनफैक्ट, कि ये चीजें आपसे डिटेल में नहीं जाना चाहिए इसमें। एनीवे, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एम्पलीफायर्स विद नेगेटिव फीडबैक। एम्पलीफायर्स विद नेगेटिव फीडबैक। अब फीडबैक एम्पलीफायर्स आ गए हैं कि जहां पे फीडबैक का मतलब क्या है कि जो भी आउटपुट आई है उससे एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेके वापस इनपुट में फीड करना है। कोई जो आउटपुट अचीव हुई है उस आउटपुट का एक फ्रैक्शन लेना है और इनपुट में उसको टाई अप कर देना है। तो फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट टू द इनपुट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। सो लेट्स डिस्कस। द गेन ऑफ एनी एम्पलीफायर इज वेरी हाई। तो इट मींस अगर गेन हाई है तो इवन इफ ए स्मॉल चेंज इन द इनपुट अकर्स, एट दैट मोमेंट output changes by a huge amount. So there is a kind of distortion in the signal. There is a possibility कि थोड़ा चेंज, थोड़ा फ्लक्चुएशन होते ही आउटपुट बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। तो टू कंट्रोल द गेन एंड द डिस्टोर्शन in the output signal, this feedback phenomena is used. Okay, so the gain of any amplifier is this one, and okay, ये हमने डिस्कस कर लिया है। So the noise is undesirable that we do not want and we need to minimize it as much as it is possible. तो नेगेटिव फीडबैक इज वन मेथड। यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि एम्पलीफायर सर्किट के लिए हम चाहते हैं गेन को कम करें, इसलिए नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स होते हैं और पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर्स होते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे यूज करेंगे। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि जो इनपुट आ रहा है उसके अपोजिट फेज में फीडबैक हम उसमें फेड कर रहे हैं, अपोजिट फेज की। सेम फेज की करेंगे तो एम्पलीफाई ही कर देगा। तो जो इनपुट जा रही है उसको अपोजिट फेज से हम कैंसिल आउट करके स्मॉल प्रोपोर्शन भेजेंगे, सो दैट कि इनपुट तो उतनी ही रहे, गेन रिड्यूस हो जाए। लेट्स सी हाउ। So negative feedback is one method to do so, adding a fraction of output in the opposite phase of the input signal. Opposite phase हमने ऐड करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक आर टू टाइप्स है। तो पॉजिटिव फीडबैक देखो, पॉजिटिव फीडबैक को समझो, ये इनपुट सिग्नल है, ये एम्पलीफायर है, या ये कॉमन इमीटर मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, तो कॉमन इमीटर से जब वो आउटपुट में आया तो उसने 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ऑलरेडी दिया, तो आउटपुट ऐसी आई है। देखो, तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट यहां हो गया। अब यहां के आउटपुट से इनपुट पे चले, तो जब इनपुट पे चले तो ये फीडबैक सर्किट, हम चाहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक जाए, तो इसको फिर से उल्टा करना पड़ेगा। तो जब इसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ तो ऐसा हो गया, इसका ये। अब इसको जब फेड किया तो वो पॉजिटिव फीडबैक में ही चला गया। तो थ्रू आउट द लूप यूजिंग कॉमन इमीटर एम्पलीफायर 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें देखने को मिला पॉजिटिव फीडबैक में, 180 और 180। बात समझ में आ गई? तो फीडबैक इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल एंड दस सपोर्ट्स इट, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। लेकिन यहाँ पे इससे होगा क्या कि सिग्नल और मजबूत होगा तो इनस्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी, इनस्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी, डिस्टोर्शन यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव फीडबैक में। इसका यूज कैसे करना है, इसको कैसे यूजफुल बनाना है, दैट वी विल सी इन द ऑसिलेटर सर्किट। बट इन द नेगेटिव फीडबैक, द फीडबैक एनर्जी इज आउट ऑफ फेज with the input signal and hence opposes it, and hence opposes it. It means कि अगर यहां से 180 डिग्री मिला तो यहां पे कोई भी फेज शिफ्ट नहीं देना है, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देके नेगेटिव ही ले आएंगे। अब जब ये इसमें फेड अप करेगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में एक अपोजिट फेज है, तो दैट इज अ नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक के पूरे लूप में हमें
180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है और पॉजिटिव फीडबैक में हमें 360 डिग्री का मिलता है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इस एग्जांपल से समझते हैं जरा कि हुआ क्या है। ये एम्पलीफायर है, ये सिग्नल है, ये फीडबैक सर्किट है। फीडबैक सर्किट जो ये एमवी है ये बता रहा है कि कितना फ्रैक्शन वापस फीडबैक किया गया है। देखो अगर ये फीडबैक नहीं होता तो हम मान के चल रहे हैं कि 1 मिली वोल्ट जो है वो इनपुट सर्किट में है और 10 वोल्ट उसका आउटपुट मिल रहा है। तो AV इज द गेन विदाउट फीडबैक एक्चुअली। तो 10 वोल्ट डिवाइड बाय 1 मिली वोल्ट इज 10,000, मतलब गेन इज 10,000, काफी ज्यादा गेन है। लेकिन हमने क्या किया, इस 10 वोल्ट में से एक स्मॉल फ्रैक्शन 100 मिली वोल्ट, समझ पा रहे हो, 10 वोल्ट में से 100 मिली वोल्ट लेके और ऐसे कनेक्ट कर दिया इन द अपोजिट फेज। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये यहां पे कनेक्ट हो गया। तो देखो ओवरऑल द इनपुट इज नाउ 101 मिली वोल्ट, इनपुट सिग्नल इज नाउ 101, 100 प्लस 1 जो पहले था, बट the output which is going actually to the amplifier is 1 millivolt because of this negative phase 101 minus 100। तो यहां तो 1 millivolt ही है बट इनपुट सिग्नल इज ऑफ दिस स्ट्रेंथ। सो इसके कोरस्पोंडिंग अगर गेन देखें, सो 10 volt divided by 101 that is 100। it means by adding a small fraction of feedback in the input, gain is reduced by 100 times, gain is reduced by 100 times। So gain of the amplifier in the negative voltage feedback is reduced। gain क्या होता है, reduce होता है, और वही हम चाहते हैं इसलिए नेगेटिव फीडबैक कर रहे हैं, ठीक है। और वो फ्रैक्शन कितना है वो देख लो कि 100 मिली वोल्ट हमने लिया है 10 वोल्ट में से, तो m की वैल्यू है 0.01। ओके, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक का बेसिक प्रिंसिपल है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं देखो। विद नेगेटिव फीडबैक गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज रिड्यूस्ड, ये हमने पढ़ा। सिग्नल वोल्टेज इज दिस वन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ सी द फीडबैक फ्रैक्शन की वैल्यू जनरली होती है 0 से 1 के बीच में, पर लोअर साइड पे ही ज्यादा होती है। सो 1 तो मींस वही हो गया कि जितना आउटपुट था वही हमने ले लिया, लेकिन इसकी वैल्यू अगर पूछ ली जाए कितनी होती है तो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। एंड गेन विद फीडबैक, जब फीडबैक लगा दी गई है उस गेन को हम कहते हैं क्लोज्ड लूप गेन, और जब गेन हमें बिना फीडबैक के मिल रहा था उसको हम कहते हैं ओपन लूप गेन। ओके, ना वोल्टेज गेन आता क्या है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। AVF गेन विद फीडबैक, F का मतलब है विद फीडबैक, इज इक्वल टू AV डिवाइड बाई 1 प्लस AV इंटू MV। ये AV V और ऐसा ये लैग में है, AV इंटू MV, ये लैग में है V, ठीक है। तो MV वो फ्रैक्शन हो गया और AV उसका गेन हो गया विदाउट फीडबैक वाला। तो जो गेन पहले AV ही था वो गेन अब इस फैक्टर से रिड्यूस कर गया है, तो कहते हैं गेन कितना रिड्यूस किया, किस फैक्टर से रिड्यूस किया, तो वो फैक्टर है 1 प्लस AV इंटू MV। पहले सिंपली गेन था AV और अब गेन हो गया है AV डिवाइड बाई 1 प्लस AV इंटू MV। बात समझ में आई कि नहीं। तो गेन इज रिड्यूस बाय दिस फैक्टर। तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में जब भी ध्यान रखो ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस AV इंटू MV। नाउ सी with the negative feedback gain is reduced by factor this, however current gain remains unaffected with negative voltage feedback। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक का है, ठीक है। किसका है, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक का। तो उसमें करंट गेन में कोई भी चेंज नहीं आया है। नाउ ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई आपसे एक एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एडवांटेज ऑफ नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक क्या है, और ये सारे पॉइंट्स पूछ लिए थे, 4 ऑप्शंस बना के, चारों में अलग अलग इनके कॉम्बिनेशन परमुटेशंस दे दिए थे। तो देखो क्या क्या होता है, गेन स्टेबिलिटी होती है, ये ध्यान हो गया कि गेन स्टेबिलिटी होगी ही होगी, कि क्योंकि गेन इस फैक्टर से रिड्यूस कर जाता है तो गेन जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो गेन इज ऑलमोस्ट डिपेंडेंट अपॉन फीडबैक सर्किट एंड इट इज मेड अप ऑफ वोल्टेज डिवाइडर। अब फीडबैक सर्किट किसका मिलके बना होता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का, देयरफॉर अनअफेक्टेड विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी, गेन
स्टेबल होता है नेगेटिव फीडबैक से, और जो फीडबैक सर्किट है वो एक रेजिस्टिव सर्किट होता है यूजिंग द वोल्टेज डिवाइडर मेथड्स। आगे चलो, रिड्यूसेस नॉन लीनियर डिस्टोर्शन, ये भी लिखा हुआ था। तो नॉन लीनियर डिस्टोर्शन वो भी रिड्यूस होता है बाय दिस अमाउंट। अगर ये विद पहले अगर डिस्टोर्शन डी था तो विद फीडबैक हो गया डी अपॉन 1 प्लस AV/MV, तो ये डिस्टोर्शन है ये भी इसी अमाउंट से रिड्यूस होता है। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक से नॉन लीनियर डिस्टोर्शन इन द आउटपुट सिग्नल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। नाउ improve frequency response, ये भी ऑप्शन है लिखा हुआ था। so the feedback circuit is a resistive network, therefore MV is unaffected by change in the signal frequency। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बढ़ गया है, फ्रीक्वेंसी का थोड़ा बहुत चेंज होने से आउटपुट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। ठीक है, so therefore voltage gain of the amplifier will be almost constant over a wide range of signal frequency। The negative feedback therefore improves the frequency response of the amplifier। frequency response भी improve करता है और सर्किट की स्टेबिलिटी तो इंक्रीज करेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंक्रीजेस सर्किट स्टेबिलिटी, सो दैट वी नो कि सारे फ्लक्चुएशंस ये कम कर रहा है, तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी तो करेगा ही। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है, अबाउट द इनपुट इंपीडेंस एंड आउटपुट इंपीडेंस। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक। तो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक जब होता है तो इनपुट इंपीडेंस बढ़ जाता है बाय दिस अमाउंट। अगर ये नया इनपुट इंपीडेंस है तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस AV/MV, तो इंक्रीजेज इनपुट इंपीडेंस एंड डिक्रीजेज आउटपुट इंपीडेंस, इट डिक्रीजेज आउटपुट इंपीडेंस। बात समझ में आ गई? तो आउटपुट इंपीडेंस को डिक्रीज करता है और इनपुट इंपीडेंस को इंक्रीज करता है। अब देखो टर्मिनोलॉजी समझो, जब एग्जाम में कहता है कि नेगेटिव फीडबैक सर्किट, तो वहां पे ये अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव वोल्टेज सर्किट की ही बात कर रहा है। तो आपके पास दो फ्रीडम है, या तो वो कहे कि नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक सर्किट है, या वो कहे कि नेगेटिव फीडबैक सर्किट है। तो आपको समझना है वोल्टेज वाला ही। तो वोल्टेज वाले में इनपुट इंपीडेंस इंक्रीज होता है और आउटपुट इंपीडेंस डिक्रीज होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव करंट फीडबैक भी होता है। तो अगर उसको करंट फीडबैक पूछना है तो उसको मेंशन करेगा कि नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट में इनपुट और आउटपुट का क्या होता है। तो अगर सिंपली नेगेटिव फीडबैक पूछा है तो आपको यही वाला बताना है, इनपुट इंपीडेंस इंक्रीज होता है और आउटपुट इंपीडेंस डिक्रीज होता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज नेगेटिव करंट फीडबैक। अब इस मेथड में क्या है, वोल्टेज ना लेके आउटपुट करंट का एक प्रोपोर्शन इज गिवन टू द इनपुट ऑफ द सिस्टम। So in this method, a fraction of the output current is feedback to the input of the amplifier। आउटपुट करंट होता है, ओके। तो जो फीडबैक करंट IF है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट करंट I out। जो I out आया है उसी से हमने फीडबैक करेक्शन लेना है। द सर्किट इज नोन एज करंट शंट फीडबैक सर्किट। नाम क्या है इसका? करंट शंट फीडबैक सर्किट। देखो AI अगर करंट गेन विदाउट फीडबैक था तो I out आउटपुट करंट विल बी AI टाइम्स द इनपुट करंट विच इज द I1। बट फीडबैक करंट IF जो है दैट इज M टाइम्स, दैट इज द फ्रैक्शन विच वी आर टेकिंग फ्रॉम द आउटपुट करंट, MI टाइम्स I out। तो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? MI इज इक्वल टू IF, जितना लिया जितने में से लिया वो फ्रैक्शन हो गया आपका, आउट फीडबैक करंट डिवाइड बाई आउटपुट करंट। आगे बढ़ो। So negative current feedback reduces the input current to the amplifier। ये देखो, the negative current feedback reduces the input current, क्योंकि वो negative feedback है तो out of the phase ही होगा to the amplifier and hence its current gain को भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट करंट गेन को डिक्रीज करता है। नेगेटिव वोल्टेज में करंट गेन का कुछ नहीं बिगड़ा था, लेकिन यहाँ पे करंट गेन कम हो रहा है बाई this amount 1 plus MI into AI। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। तो ये हमने लिख लिया है कि करंट गेन कैसे डिक्रीज करता है। फीडबैक फ्रैक्शन MI की वैल्यू अगेन 0 से 1 के बीच में ही होगी जैसे वहां पे होती थी। द नेगेटिव करंट फीडबैक डज नॉट अफेक्ट द वोल्टेज गेन। अपनी अपनी कहानी है,
कि भाई नेगेटिव करंट फीडबैक है उसको वोल्टेज गेन से कुछ लेना देना नहीं है, और जो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक था उसको करंट गेन से कुछ लेना देना नहीं है। वो नेगेटिव वोल्टेज वाला वोल्टेज गेन को कम करता है और नेगेटिव करंट वाला नेगेटिव करंट गेन को कम करता है। क्लियर है बात? ये देखो पॉइंट, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वहां पे इनपुट इंपेडेंस इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो अगर नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट की बात पूछे मेंशन करके, तो इनपुट इंपेडेंस डिक्रीज करेगा और आउटपुट इंपेडेंस इंक्रीज करेगा बाय दिस अमाउंट, उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला। और जो बैंडविड्थ होती है वो भी इंक्रीज होती है। बैंडविड्थ इज आल्सो इंक्रीजेस, इनपुट इंपेडेंस डिक्रीजेस, आउटपुट इंपेडेंस इंक्रीजेस। क्लियर है? नाउ बेस्ड ऑन दिस नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट, इमीटर फॉलोअर, ये इंपॉर्टेंट है, एक ये यूज होता है इन द डार्लिंगटन एम्पलीफायर। तो इस सर्किट का नाम ध्यान रखना है कि नेगेटिव फीडबैक करंट के बेसिस पे एक सर्किट बनता है दैट इज नोन एज द इमीटर फॉलोअर, और उसका वोल्टेज गेन नहीं होता है, करंट गेन होता है। हाई इनपुट इंपेडेंस है उसका और लो आउटपुट इंपेडेंस है। ओके, सो इट इज एन आइडियल सर्किट फॉर द इंपेडेंस मैचिंग। नाउ देखो, नो वोल्टेज गेन मींस वोल्टेज गेन इज क्लोज टू 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज गेन का मतलब ये नहीं है कि जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जितनी वोल्टेज इनपुट पे थी उतनी वोल्टेज आउटपुट पे है। दैट इज द रेशियो इज नियरली इक्वल टू 1। ओके, सो इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज टू गेट द करंट एम्पलीफिकेशन विदाउट वोल्टेज गेन एंड द इम्पीडेंस मैचिंग। सो दिस इज द एम्पलीफायर, डार्लिंगटन एम्पलीफायर। एप्लीकेशन में पूछ सकता है कि नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट के बेसिस पे या इमीटर फॉलोअर बेस्ड सर्किट पे कौन सा एम्पलीफायर एप्लीकेशंस में यूज होता है, तो आंसर इज डार्लिंगटन एम्पलीफायर। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ओवरऑल वैल्यूज ऑफ सर्किट करंट गेन एंड इनपुट इंपेडेंस, एंड टू ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड इन इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। दो ट्रांजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट किया जाता है, एक ट्रांजिस्टर ये वाला है, एक ये वाला है, एंड सच कॉन्फ़िगरेशन, सच सर्किट इज नोन एज डार्लिंगटन एम्पलीफायर। तो डार्लिंगटन जो एम्पलीफायर है उसकी हाई इनपुट इंपेडेंस होता है, इट हैज हाई इनपुट इंपेडेंस, हाई करंट गेन होता है और लो आउटपुट इंपेडेंस होता है। और ये उसका सर्किट है, जैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो ये है कि एक एम्पलीफायर ये रहा, एक ये रहा, दोनों को कनेक्ट किया गया है। इस रिप्रेजेंटेशन को डार्लिंगटन एम्पलीफायर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, ये जो लेक्चर है ये फुल ऑफ क्वेश्चंस है, फुल ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, तो इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट होगा पूछेंगे, अपना भी दिमाग लगा के जहाँ पे टेबुलर फॉर्म में कंसेप्ट्स बनाने की जरूरत है इस लेक्चर से बनाएंगे। और ये जो गेन वाला कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आई ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट इन वेरी इजी वर्ड्स, बट आप एक काम कर सकते हैं कि जो टेबल ये जो है ऐसे खुद बना के देखिए कि जब 0 dB था तो ये है, अब जब 10 dB पे होगा तो इंटेंसिटी कैसे बड़ी होगी, 20 dB पे है तो इंटेंसिटी कैसे हुई। आपको सारे आंसर खुद मिल जाएंगे। अदरवाइज ये बड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि ये कैसे क्या इंटेंसिटी हम मान के चलें, कैसे क्या लेके चलें। तो ये एक एक्सरसाइज खुद से करके देखना कि मान ले इंटेंसिटी पहले भाई 100 है, 10 यूनिट्स थी, अब वो 1000 हो गई है, तो उसको लोग में स्केल करके देखो। फिर समझो कि 10 पे थी तो इतना टाइम्स बढ़ा है, तो गेन हमारा पहले के कंपेयर में इतना बढ़ जाना चाहिए इतने यूनिट से। कितने टाइम लाउडनेस बढ़ेगी, हर 10 dB पे दो दो बार बढ़ेगी, डबल होगा। तो वो सब चीजें एक बार खुद से प्रैक्टिस करके सोचो, आपको अच्छे से क्लियर होंगी। नहीं तो फिर आपको ऐसे याद करनी पड़ेंगे, और याद किया हो तो भूल जाओगे। ठीक है, तो इसका तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, बस लोग स्केल में एक बार कर लोगे तो फिर आपसे कितना ही पूछ ले, कल को कह दे कि इंटेंसिटी 4 टाइम्स कर दी, तो उसका तो कोई ऐसे फैक्ट तो नहीं लिखा हमने। लेकिन अगर आपको पता है कि इंटेंसिटी पहले आई थी, अब 4 आई थी, तो log 4 हो गया, log 4 को हम लिख लेंगे log 2 रेज पावर 2, और log 2 की वैल्यू हमें पता है, 2 को सामने ले आएंगे, तो आपको तो पता चल जाएगा गेन क्या होगा उस टाइम पे। तो ऐसे करके आप फॉर्मूलाज के साथ प्ले करिए, वैल्यूज के साथ प्ले करिए, एंड दिस टॉपिक विल बी
clear to you. Okay, so this is all for this lecture. In the next lecture, we will try to introduce you with the concept of oscillators. That is the positive feedback. Negative feedback हमने देख लिया है. In the positive feedback, we will try to understand the basic working of the oscillator, how the oscillation produces, and some couple of example of the oscillators. But we will not go again in the detail of the type of oscillators or working of their oscillators. So that we will cover in the next lecture. I hope आपको समझ में आया होगा. In case of any doubt, please feel free to discuss. Bye bye. Have a good time.